बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर में साइंस बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और उसके बाद लाइफ के बारे में पढ़ा था। मज़ीद हमने बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को देखा था। आज फर्दर उसी लेक्चर से आगे इंशाल्लाह ताला हम चलेंगे। बायोलॉजी की जिस तरह मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में से कुछ ब्रांचेस आपके सामने लिखी हुई हैं जो हमारे कोर्स वर्क में शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी की मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, बेसिक ब्रांचेस। बेसिक का मतलब ये जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं उन्हीं की एलेबोरेशन है, नए अंदाज में उन्हीं की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म और स्ट्रक्चर दो अल्फाज हैं, इनमें फ़र्क क्या है? फॉर्म कहते हैं किसी चीज़ की जो दिखावट है वो किस तरह से दिखती है, और स्ट्रक्चर कहते हैं उसकी बनावट को। मिसाल के तौर पे मेरा आप हाथ देख सकते हैं, हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये दिखने में कैसा है? ये इसकी फॉर्म है, इसमें हड्डियां हैं, गोश्त है, ऊपर स्किन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर आप दिल को देखें तो हार्ट जो है, हार्ट किस तरह से दिखता है? जिस तरह एक इंसान मुट्ठी बंद करे तो उस जैसी शेप बनती है, किस तरह से दिखता है, इस बात को हम कहते हैं कि ये इसकी फॉर्म है। लेकिन वो किन किन मसल्स पे मुश्तमिल है, उसके अंदर कौन कौन से वाल्व हैं, कितने उसके अंदर खाने हैं, आसान फहम ज़ुबान में बोलें तो अंदर कुदरत ने क्या क्या उसके अंदर नस्ब कर रखा है, इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो मॉर्फोलॉजी जो है, इसका जो बेसिक एक मतन हम निकालें या इसकी डेफिनेशन निकालें तो ये बनती है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी दो तरह की है, हमारी बुक में ये बात मौजूद है। एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसे हम ग्रॉस अनाटॉमी भी कहते हैं, यानी बैरूनी सुपरफिशियली हम चीज़ों का मुतालिया करें, सुपरफिशियली ऑर्गेनिजम्स को देखें तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रॉस अनाटॉमी या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है इंटरनल अनाटॉमी। इंटरनल अनाटॉमी का क्या मतलब है कि जब हम इसके लफ्ज़ को देखें, अना का मतलब है इंटरनल, टोमी का सर्जिकली मतलब होता है टू कट, टू इंसाइज। जब हम किसी जिस्म के हिस्से को कट करके अंदर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट इकसाम के ऑर्गन्स हमें नज़र आते हैं। उन ऑर्गन्स का मुकम्मल और तफसीली मुतालिया जो है वो अनाटॉमी कहलाता है। इस पूरे के पूरे फॉर्म को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी का नाम भी देते हैं। तो मैं रिपीट किए देता हूँ, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम ग्रॉस अनाटॉमी भी कहते हैं। इंटरनल अनाटॉमी या इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या है? अनाटॉमी जिसे कहते हैं अना और टोमी का मुरक्कब है, यानी इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करना। इसके बाद मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है वो है प्लेंटोलॉजी। हज़ारों साल पहले जो जानदार थे, कुदरत ने उनका एंड लिखा, वो जब ख़त्म हुए तो मिट्टी की तह दर तह उनके ऊपर आ गई। अब वो नीचे उनकी कंबस्चन हुई, वो ख़त्म हुए और आखिरकार हमारे पास उनके जो रिमेन्स थे वो वहीं पे ठहर गए। आज की बनी नौ इंसान ने जब तरक्की की, उन चीज़ों को खोदा तो नीचे से उन ऑर्गेनिज्म के जो हज़ारों साल पहले ख़त्म हो चुके रिमेन्स मिले, यानी रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। कुछ किताबें लिखती हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी जो नापैद हो चुके हैं। इन रिमेन्स को हम नाम देते हैं फॉसिल्स का। रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। अब ये जो फॉसिल्स हैं, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो इसे हम नाम देते हैं प्लेंटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब प्लेंटोलॉजी की दो इकसाम हैं, एक है प्लेओबॉटनी यानी स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, एक है प्लेओजोलॉजी यानी स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स।
पता ये चला कि प्लेंटोलॉजी है फॉसिल्स की, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म की स्टडी, लेकिन आगे इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं अकॉर्डिंग टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच है उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है कि जब हम किसी जानदार के टिश्यूज़ को देखना चाहें, आपने 9th क्लास में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रखा है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला तफसील से देखेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके एटम बनाते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेली बनाते हैं, ऑर्गेनेली जो हैं वो मिलके सेल बनते हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। अगर हमने टिश्यू को देखना हो तो कैसे देखेंगे, क्वेश्चन मार्क है। तो डेफिनेटली खुर्दबीन एक चीज़ होती है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से हम टिश्यू का मुतालिया करेंगे, टिश्यू की स्टडी करेंगे, यही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी के बाद हमारे पास है एवोल्यूशन, इर्तिका। इस पे बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी। यहीं पे डिवोनियन थ्योरी, जिसे खुदा ने जो कायनात तख्लीक की है इसके बारे में डिवोनियन थ्योरी, या इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसका तजाद पैदा होता है। लेकिन इसको इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से बाद में देखेंगे फर्दर चैप्टर्स में। यहाँ पे हमने इसकी सादा सी डेफिनेशन समझनी है। साइंस ये कहती है कि इस कायनात की शुरुआत एक बैक्टीरिया से हुई, और वो बैक्टीरिया जनरेशन आफ्टर जनरेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक पूरे इंसान में चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये कैसे चेंज हुआ। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, मल्टी सेलुलर है, इसकी तख्लीक ऐसे कैसे हो गई। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है कि एवोल्यूशन है क्या। हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स यानी विरासती जो हमारी खसूसियात हैं उनका चेंज होना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नस्ल दर नस्ल, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। यानी कि हज़ारों साल पहले जब बैक्टीरिया बना वो शुरुआत थी, और अब दौरे हाज़िर में हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद है, चाहे इंसान की सूरत में हो, पौधों की सूरत में हो, या दूसरे जानवरों की सूरत में हो, ये हमारे पास जो मौजूद है ये अचानक नहीं हो गया, ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वकू पजीर हुआ, जिसमें विरासती खसूसियात बदली, जिसकी वजह से जो एक हमारी फिनोटाइप है, ज़ाहिरियत है, वो भी बदल गई। और इसमें हम आबाओ अजदाद की, एंसेस्टर कहते हैं आबाओ अजदाद को, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री का भी मुतालिया करते हैं, तो पता ये चला कि एवोल्यूशन क्या है कि चेंज इन हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड इन दिस वी आल्सो स्टडी अबाउट एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ें तो हमारे पास ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसे उर्दू ज़ुबान में जनियात कहा जाता है। अब ये क्या है, बड़ी सादा सी बात है। इसमें हम 3 करैक्टर देखते हैं, जीन, हेरिडिटी और वेरिएशंस। समझते हैं ये क्या है। जीन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, पार्ट ऑफ डीएनए का टुकड़ा। इसके बारे में ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये हेरिडिटी यूनिट है, विरासती यूनिट है। तो जीन का तो पता चल गया, हेरिडिटी क्या है, विरासत है। जिस तरह आपकी शक्ल सूरत आपके माँ बाप से मिलती है, तो जीन्स के ज़रिए माँ बाप की विरासत आप में ट्रांसफ़र हुई, और फिर अगली बात, आपकी शक्ल सूरत मुझसे मुख्तलिफ है, मेरी शक्ल सूरत और लोगों से मुख्तलिफ है, और लोगों की शक्ल सूरत मज़ीद लोगों से मुख्तलिफ है। उसकी वजह क्या है, तगय्युर कहते हैं वेरिएशन को। यानी अल्लाह ताला ने किसी के जीन्स सेम नहीं रखे, उसमें लिटिल बिट या मोर वेरिएशन, तगय्युरात मौजूद हैं, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से टोटली क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें जो समोया हुआ है वो क्या है, जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी कि हमने जीन को देखना है, विरासत को देखना है, और फिर उससे होने वाली तब्दीलियों को देखना है अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मज़ीद आगे बढ़ें तो हमारे पास बेसिक जो ब्रांचेस हैं उनमें आखिरी ब्रांच जो है वो बायोजियोग्राफी है।
इस लफ्ज़ को अगर देखें तो आपके पास 3 अल्फाज का ये मजमुआ नज़र आएगा। बायो यानी लाइफ, जियो ज़मीन, ग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो आसान तरीन इसका मतलब है वो है बायो लाइफ, जियो ज़मीन, और ग्राफी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायो जियोग्राफी। मज़ीद आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि इसकी भी मज़ीद 2 ब्रांचेस हैं, फाइटोजियोग्राफी और जू जियोग्राफी। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, तो फाइटोजियोग्राफी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ, जबकि जू जियोग्राफी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। इसके साथ ही हमारी बेसिक ब्रांचेस ख़त्म होती हैं। अब हमारे पास, आप अगले पेज पे जब देखेंगे तो हमारे पास कुछ ब्रांचेस मौजूद हैं जिनकी डेफिनेशंस मुकम्मल तौर पे बुक के अंदर दी हुई हैं। आपने जो इसकी डेफिनेशंस याद करनी हैं वो बुक वाली ही याद करनी है। मैं इसको इंशाल्लाह ताला आपके सामने अभी एक्सप्लेन करूँगा। कुछ आज होंगी, कुछ अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले इन बायोलॉजी की ब्रांचेस में सबसे पहले मोलेकुलर बायोलॉजी है। ये वर्ड आम फहम ज़ुबान में मॉलिक्यूलर बोला जाता है, लेकिन ये बेसिकली वर्ड है मोलेकुलर, क्योंकि हम जब फ्लुएंसी में बोलते हैं तो हमारी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है हम उसी के अंदर बोलते हैं, तो मैं आपकी आसानी के लिए मॉलिक्यूलर ही बोलूँगा। वैसे ये बेसिक वर्ड है मोलेकुलर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। अब ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या, बड़ी आसान फहम ज़ुबान में जो किताब में लिखा है हम समझेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑर्गेनिज़म हूँ, एक ऑर्गेनिज़म यानी मेरी स्टडी करनी है, पहला पॉइंट है। एक ऑर्गेनिज़म यानी मेरी स्टडी करनी है। दूसरा पॉइंट है मेरे ऑर्गन्स की स्टडी करनी है। पहला मेरी यानी एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, दूसरा उस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स की स्टडी करनी है, और फिर ऑर्गन्स में मौजूद सेल्स की स्टडी करनी है। 3 पॉइंट हैं, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, उसके ऑर्गन्स और टिश्यूज की स्टडी करनी है, और तीसरा उसके सेल्स की स्टडी करनी है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके कि किन किन मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है, यानी कार्बोहाइड्रेट किस तरह के पाए जाते हैं, प्रोटीन्स किस तरह की पाई जाती हैं, लिपिड्स किस तरह के हैं, मिनरल किस तरह के हैं, विटामिन्स किस तरह के हैं, यानी हर वो मॉलिक्यूल जो उस जिस्म को बनाए हुए है उसके लेवल पे जाके अगर हम ऑर्गेनिज्म, उसके ऑर्गन्स और उसके सेल की स्टडी करते हैं तो ये कहलाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दूसरे नंबर पे एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि एनवायरनमेंट क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो मौजूद है, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मुर्दा है, वो कहलाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को समझने के लिए, जैसा कि मैंने पहले आपको एनवायरनमेंट कहा कि हमारे इर्द गिर्द कुछ भी मौजूद है तो वो क्या है, एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट को हमने रिलेट करना है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो भी एनवायरनमेंट है उसका उससे रिलेशन क्या है। मैंने इकोलॉजी में भी इसी बात का जिक्र किया था, यानी एक ऑर्गेनिज्म का उसकी एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। और स्पेशली 2 तरह की एनवायरनमेंट देखेंगे, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने कंपाउंड हैं वो इनऑर्गेनिक। मैं एक मिसाल दिए देता हूँ। मिसाल के तौर पे वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है, और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्योंकि उनमें बेसिकली क्या मौजूद होता है, कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, वो क्या होंगे, वो हमारे ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट होंगे। तो पता ये चला कि एक इंसान का हमने ताल्लुक देखना है किसके साथ, उसकी एनवायरनमेंट के साथ, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट्स आएंगी। आपकी बुक में यही डेफिनेशन दर्ज है। इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, छोटी दुनिया, ऐसे जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पे वायरस नज़र नहीं आता, बैक्टीरिया नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, एल्जी हमें नज़र नहीं आते। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा जानदार जिसे हम आम आँख से देख ना सकें, नेकेड आई से ना देख सकें, उसे फिर हम कैसे देखेंगे, डेफिनेटली माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। तो
उस छोटी दुनिया की, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आपके पास आता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी। मैं दोनों को इकट्ठा करके एक मतलब समझा दूं। फ्रेश वाटर कौन सा होता है? ऐसा पानी जिसमें साल्ट्स की तादाद बहुत कम हो। मिसाल के तौर पे दरियाओं का पानी, नहरों का पानी, जो चश्मे हैं साफ़ पानी के, उनका पानी, ये पॉन्ड्स वगैरह जो हैं इनका पानी, इनमें साल्ट्स की परसेंटेज इंतहाई कम होती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। और ऐसी जगह जहाँ पे ये फ्रेश वाटर पाया जाए इन्हें फ्रेश वाटर बॉडीज़ कहा जाता है, जिनकी मिसालें मैंने आपके सामने दी, यानी कि दरिया, उसके अलावा नहरें, उसके अलावा स्ट्रीम्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह एट्सेट्रा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास मैरीन वाटर है। मैरीन वाटर को साल्ट वाटर कहा जाता है, हाई इन साल्ट कहा जाता है, जिसमें साल्ट्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो, उसे हम नाम देते हैं मैरीन वाटर। और ये जहाँ पे पाया जाता है ये सी हैं और ओशंस हैं, यानी बहीरा हैं और बहर हैं। अब इनके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखना है, तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन, बस गौर से समझने वाली बात है कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर बॉडीज, यानी कि दरियाओं में, नहरों में, पॉन्ड्स वगैरह में वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी स्टडी करना, एंड फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, यानी कि ये जो पानी है उनके ऊपर तभी तौर पे फिजिकली और केमिकली और कीमियाई तौर पे एक्ट कैसे करता है, यानी उन जानदारों की स्टडी करनी है और उनके ऊपर असरअंदाज होने वाले करैक्टरिस्टिक्स यानी फिजिकल और केमिकल करैक्टरिस्टिक्स का अंदाजा रखना है। इसी तरह मैरीन बायोलॉजी में भी सेम चीज होगी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ओशंस एंड सी एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल इफेक्ट्स। अब इस पानी का हमने फिजिकल और केमिकल इफेक्ट देखना है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर कैसा होता है। तो आज के लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी को देखा, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, उसमें अनाटमी को देखा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। फिर हमने प्लेंटोलॉजी को देखा, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसकी दो एग्जाम, प्लेबॉटनी यानी प्लांट्स के फॉसिल्स, प्लेजोलॉजी यानी एनिमल्स के फॉसिल्स को देखा। फिर हमने हिस्टोलॉजी की बात की, स्टडी ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर हमने एवोल्यूशन की बात की, इसमें एंसेस्ट्रल हिस्ट्री और हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंज होना जनरेशन आफ्टर जनरेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा। फिर हमने जेनेटिक्स यानी जनियात को देखा, जिसमें जीन, हेरिडिटरी और वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमने स्टडी की। फिर हमने बायोजियोग्राफी आखिर में देखी, जिसका मतलब था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिसमें प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जिक्र किया। फिर हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी देखी, जिसमें उसके ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखा। फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हर ऑर्गेनिज्म का उसकी एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन और स्पेशली उसकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट को देखा। फिर हमने बात की माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हमने देखी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर हमने फ्रेश वाटर बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी फ्रेश वाटर के अंदर और उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को हमने जांचा। और फिर मैरीन बायोलॉजी के अंदर हमने समुद्रों के अंदर, मैरीन वाटर के अंदर पाई जाने वाली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की नस्ल है उसको देखा और उसके फिजिकल और केमिकल इफेक्ट्स बाय मैरीन वाटर, हमने इस चीज़ को देखा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर ब्रांचेस को हम स्टडी करेंगे। अल्लाह ने के मान।